हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पार्ट 1 में आइंस्टाइन्स वेलोसिटी एडिशन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया। इस पार्ट में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन एंड रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन? सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन and relativity of simultaneity, these three are the consequence of Lorentz transformation. That means इन concepts को हमने Lorentz transformation का यूज करके derive किया है। so यहाँ पर correct option आएगा option B, constancy of speed of light is not the consequence of Lorentz transformation, right? और ये क्या है? so there are two fundamental principles of special theory of relativity. so one of them is constancy of speed of light. Length contraction is a phenomena in which a moving object appears to be shorter in the direction of its motion for an observer which is in motion with respect to object. तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो हो सकता है आपने रिवीजन ना किया हो, तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो हम दो फ्रेम लेंगे, फ्रेम एस एंड फ्रेम एस डैश, फ्रेम एस एंड फ्रेम एस डैश। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, फ्रेम एस हो गया। और ये है एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश, और ये हो गया फ्रेम एस डैश। सपोज फ्रेम एस रेस्ट पर है और एस डैश वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। सपोज देयर इज अ रॉड लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड रॉड यहाँ पर रेस्ट पर है, फ्रेम एस भी रेस्ट पर है। तो रॉड और फ्रेम एस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, राइट? तो फ्रेम एस से अगर हमने रॉड का लेंथ मेजर किया तो सपोज ये आ गया L0। फ्रेम एस डैश से हमने अगर रॉड का लेंथ मेजर किया तो सपोज ये आया L। तो यहाँ पर L0 को हम कहेंगे रेस्ट लेंथ या प्रॉपर लेंथ, और L को क्या कहेंगे? अपेरेंट लेंथ, इम्प्रॉपर लेंथ या रिलेटिविस्टिक लेंथ। नाउ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? फ्रेम एस डैश से आपने जो रॉड की लेंथ मेजर की है L, तो वो लेस होगी रेस्ट लेंथ के, दैट इज L0 के, राइट? तो फ्रेम एस डैश से अगर हमने रॉड का लेंथ मेजर किया तो वो लेस होगा एज कंपेयर टू L0, तो लेंथ कम हो गया, तो इसी को हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, राइट? तो एस डैश जितनी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, ये रॉड का लेंथ इसको उतना ही कम लगेगा, राइट? एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। ये है हमारा फ्रेम एस और ये है फ्रेम एस डैश, ओके? तो इसका भी एक्सिस हो जाएगा एक्स वाई जेड, राइट? ये चीजें अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो आगे के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, ओके? तो एक्स डैश, वाई डैश और ये हो गया जेड डैश। अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं ये रॉड है, एक्स डैश के अलोंग ये रॉड लाई कर रहा है। सपोज ये रॉड भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन, और फ्रेम एस डैश भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब रॉड भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फ्रेम भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फ्रेम एस डैश में जो ऑब्जर्वर है उसको रॉड रेस्ट पर दिखेगा क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, राइट? तो इस केस में क्या होगा? फ्रेम एस डैश से रॉड का जो हम लेंथ मेजर करेंगे वो होगा प्रॉपर लेंथ, दैट इज L0, राइट? L0 हो जाएगा। और फ्रेम एस से अगर हम इस रॉड का लेंथ मेजर करें तो वो हो जाएगा L, ओके? तो इस केस में भी सेम होगा, L इज लेस देन L0, राइट? तो ये दोनों सिनेरियो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। तो रॉड, ऐसा जरूरी नहीं है कि रॉड हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा या रॉड मोशन में रहेगा, ओके? तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अगर आप मूव कर रहे हो, रॉड रेस्ट पर है, तो आपको रॉड शॉर्ट नजर आएगी, उसकी लेंथ कम नजर आएगी। या फिर अगर आप रेस्ट पर हैं और रॉड मूव कर रहा है तो भी आपको रॉड का लेंथ कम नजर आएगा, राइट? लेकिन ध्यान रखना है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके? अगर इस रॉड को सपोज हम इस तरह से रखें, किसी भी केस में अगर सपोज इस रॉड को हम ऐसे रखें, राइट, और ये इस डायरेक्शन में मूव करे, राइट, तो एस डैश से भी रॉड का लेंथ सेम नजर आएगा, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस बार लेंथ के डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर हो रहा है, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बताना था रिलेटेड टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो ध्यान रखना है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज occurs in the direction of motion. Which one of the following is correct? Length contraction occurs only in the perpendicular direction of motion. No, जैसा हमने डिस्कस किया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है only in the direction of motion. So length contraction occurs only in the direction of motion. Option B is correct. The length of an object measured by an observer at rest relative to the object is called. तो ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पर है रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, तो वो जो लेंथ आएगी उसको हम कहेंगे प्रॉपर लेंथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट एस एंड एस डैश आर टू इनिशियल फ्रेम्स सच दैट
S dash is moving with uniform velocity v along common x-axis as usual. Consider a rod lying along x-axis in frame S. L0 and L are lengths of rod measured in S and S dash respectively. Then तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने दो केस डिस्कस किया है. तो ये केस 1 है राइट, जिसमें रॉड रेस्ट पर है, फ्रेम S भी रेस्ट पर है. तो फ्रेम S से रॉड की जो लेंथ हम मेजर करेंगे वो हो जाएगा प्रॉपर लेंथ राइट, दैट इज L0. तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर लेंथ और इम्प्रॉपर लेंथ में क्या रिलेशन है ये बताना है. तो प्रॉपर लेंथ यहाँ पर L0 है, इम्प्रॉपर लेंथ L है. करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी. तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का. और एक बात और ध्यान रखना है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये हमेशा लेस देन 1 होगा राइट. तो सपोज इसकी वैल्यू 1/2 हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो गई क्योंकि 1/2 इज लेस देन 1 राइट. तो इस केस में क्या होगा, L0 इक्वल्स टू L अपॉन 1/2. तो इसको लिख सकते हैं L0 इक्वल्स टू 2L राइट. तो जो रेस्ट लेंथ है या प्रॉपर लेंथ है वो रिलेटिविस्टिक लेंथ या इम्प्रॉपर लेंथ का डबल आ रहा है. तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि जो रेस्ट लेंथ है वो ग्रेटर होगी किससे, मूविंग लेंथ से या रिलेटिविस्टिक लेंथ से, L से. Contracted length of an object whose initial length is 100 meter and travel with velocity 0.6 c. तो यहाँ पर रेस्ट लेंथ या प्रॉपर लेंथ गिवन है 100 मीटर. हमें कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ निकालना है या इम्प्रॉपर लेंथ निकालना है. तो हमारे पास रिलेशन है इम्प्रॉपर लेंथ L इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू प्रॉपर लेंथ L0. सो L इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वी गिवन है 0.6c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 100. तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे 0.36 सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 100. ये सी स्क्वायर होगा कैंसल. तो अंडर रूट 1 माइनस 0.36 तो ये हो जाएगा 0.64 इंटू 100. नाउ अंडर रूट 0.64 है, ये हो जाएगा 0.8 इंटू 100. तो ये आ जाएगा 80 मीटर. तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी. तो रॉड यहाँ पर 100 मीटर इसका ओरिजिनल लेंथ था, अभी ये 20 मीटर कम हो गई, दैट इज 80 मीटर अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना. द स्पीड एट विच रिलेटिविस्टिक लेंथ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ. तो बहुत ही आसान है, रिलेटिविस्टिक लेंथ और प्रॉपर लेंथ के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेटिविस्टिक लेंथ L इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू प्रॉपर लेंथ दैट इज L0. नाउ रिलेटिविस्टिक लेंथ क्या है, हाफ ऑफ प्रॉपर लेंथ राइट. सो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L0/2. रिप्लेस कर लेंगे L को L0/2 से, इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू L0. L0 हो जाएगा कैंसिल. तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, v निकालना है, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड राइट. सो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, 1/4 अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज ये होगा 3/4 राइट. तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3/4. तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा v बाई सी इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4 राइट. सो दिस इम्प्लाइज v बाई सी इक्वल्स टू रूट 3 एज इट इज होगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा 2. नाउ दिस इम्प्लाइज v इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट 3/2 इंटू सी. नाउ c क्या है, 3 इंटू 10⁸8. तो v आ जाएगा रूट 3/2 इंटू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड राइट. नाउ ये है रूट 3 इंटू 3/2. इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 2.6. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो अगर इस स्पीड से कोई रॉड मूव करेगी तो उसकी जो अपेरेंट लेंथ होगी या रिलेटिविस्टिक लेंथ होगी वो हाफ हो जाएगी एज कंपेयर टू द प्रॉपर लेंथ. एज एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट इट्स रिलेटिविस्टिक लेंथ. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हो जाए तो उसका रिलेटिविस्टिक लेंथ क्या होगा, उसका इम्प्रॉपर लेंथ क्या होगा. तो हमारे पास रिलेशन है रिलेटिविस्टिक लेंथ L इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू रेस्ट लेंथ या प्रॉपर लेंथ. नाउ इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स हमें v इक्वल टू पुट करना है c.
तो v को अगर हम c रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर L0, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 आएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 होगा 0, 0 इंटू L0 इज 0, ये आएगा 0। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका जो रिलेटिविस्टिक लेंथ आएगा वो होगा 0। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। इन टाइम डायलेशन इफेक्ट ऑप्शन ए है टाइम इंटरवल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर, तो ये इनकरेक्ट होगा। टाइम इंटरवल अपीयर्स टू बी शॉर्टेन फॉर अ मूविंग ऑब्जर्वर, ये भी इनकरेक्ट है। टाइम इंटरवल अपीयर्स टू बी इलोंगेटेड फॉर अ मूविंग ऑब्जर्वर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। Which one of the following is correct? ऑप्शन ए है moving clock ticks faster than a clock at rest. ऑप्शन बी है a clock at rest ticks more slowly than a moving clock. Moving clock ticks more slowly than a clock at rest. So ऑप्शन सी होगा। According to time dilation, अगर ये clock rest पर है और ये clock move कर रही है with any velocity v, तो इसका टाइम इंटरवल ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दिस क्लॉक। ओके, तो ये क्लॉक स्लो टिक करेगी, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा मूविंग क्लॉक टिक्स मोर स्लोली देन अ क्लॉक एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है लेट s and s dash are two inertial frames such that s dash is moving with uniform velocity v along common x-axis. Delta t and delta t dash are time intervals between two events in frame s and s dash respectively. Then तो टाइम डायलेशन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा ये हमें चूज करना है। दो फ्रेम है एस एंड एस डैश, दो इनिशियल फ्रेम, एस रेस्ट पर है, एस डैश इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो दो इवेंट्स हैं E1 एंड E2। सपोज इवेंट E1 है किसी बॉल को ऊपर फेंकना और E2 है उस बॉल का नीचे आकर गिरना। तो इवेंट E1 का टाइम नोट किया गया फ्रेम S में, सपोज ये टाइम है T1। इवेंट E2 का टाइम नोट किया गया तो ये टाइम है E2। दोनों इवेंट के बीच का टाइम इंटरवल क्या होगा, डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। एंड दोनों इवेंट को अगर फ्रेम एस डैश से ऑब्जर्व करें तो फ्रेम एस डैश से E1 का टाइम नोट किया गया, सपोज ये है T1 डैश, E2 का टाइम नोट किया गया, सपोज ये है T2 डैश। तो फ्रेम एस डैश में दोनों इवेंट का टाइम इंटरवल क्या होगा, इसको हम डिनोट कर लेते हैं डेल्टा टी डैश से, तो ये हो जाएगा T2 डैश माइनस T1 डैश। नाउ फ्रेम एस यहाँ पर रेस्ट पर है, एस का जो टाइम इंटरवल होगा उसको हम कहेंगे प्रॉपर टाइम इंटरवल। फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो फ्रेम एस डैश का जो टाइम इंटरवल होगा दैट इज डेल्टा टी डैश, इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। नाउ अकॉर्डिंग टू द टाइम डायलेशन इफेक्ट, यहाँ पर जो एस डैश का टाइम इंटरवल है दैट इज डेल्टा टी डैश, ये ग्रेटर होगा एस के टाइम इंटरवल से दैट इज डेल्टा टी से। डेल्टा टी और डेल्टा टी डैश में रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा टी डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। If the half-life of a certain particle is 10 to the power minus 5 second when it is at rest, then half-life of particle when it is traveling with a speed of 0.6 c। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका हाफ लाइफ है 10 टू द पावर माइनस सेकेंड जब वो रेस्ट पर है, अगर वो 0.6 c से मूव करे तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा, तो रेस्ट का जो हाफ लाइफ है वो होगा डेल्टा टी, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 5 सेकेंड, और वेलोसिटी v गिवन है 0.6 c, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमें डेल्टा टी डैश निकालना है, तो हमारे पास रिलेशन है डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, राइट। सो डेल्टा टी यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 10 टू द पावर माइनस 5 एंड डेल्टा टी डैश फाइंड आउट करना है, अंडर रूट 1 माइनस वी है 0.6 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो 10 टू द पावर माइनस 5 डेल्टा टी डैश, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये आएगा 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर दैट इज 0.36, राइट। तो ये होगा 10 टू द पावर माइनस 5 डेल्टा टी डैश, और अंडर रूट ऑफ होगा 0.64, राइट। 1 माइनस 0.36 इज 0.64, सो 10 टू द पावर माइनस 5 एज इट इज डेल्टा टी डैश, और ये आ जाएगा 0.8। सो डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 0.8। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा टी डैश क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5।
ना 1/0.8 को अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1.25। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा 1.25 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड, ऑप्शन बी। At what speed should a clock be moved so that it may appear to lose 10 minutes each hour? तो यहाँ पर जो क्लॉक रेस्ट पर है उसका जो टाइम इंटरवल है उसको हम डेल्टा टी से डिनोट करेंगे, और जो मूविंग क्लॉक है उसके टाइम इंटरवल को डेल्टा टी डैश से डिनोट करेंगे। तो डेल्टा टी में अगर 1 आवर है दैट मीन्स कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड। तो डेल्टा टी डैश कितना लेना होगा, 3600 सेकेंड्स प्लस ये 10 मिनट का और फाइंड आउट करेंगे तो 10 मिनट में हो जाएंगे 600 सेकेंड, तो प्लस 600 और करना होगा, तो डेल्टा टी डैश हो जाएगा 4200 सेकेंड। तो ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में डेल्टा टी डैश में आपको इसका जो टाइम है वो ऐड करना होगा। तो डेल्टा टी डैश यहाँ पर आ जाएगा 4200 सेकेंड। ना हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा टी डैश √1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, राइट। वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा टी की वैल्यू है 3600 इक्वल टू डेल्टा टी डैश है 4200 √1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 3600 अपॉन 4200 इक्वल टू √1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6/7, कैंसिल हो गया 6/7। सो दिस इंप्लाइज 6/7 इक्वल टू √1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 36/49 और 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 minus 36/49. So this implies v square by c square equal to, और ये हो जाएगा 13/49. So this implies दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो v by c इक्वल टू √13/49. So v equals to √13 upon √49 is 7 times of c. नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.51, राइट। सो v इक्वल्स टू हो जाएगा 0.51 c, सो अप्रोक्सीमेटली 0.5 c। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। लेट s and s dash are two inertial frames such that s dash is moving with velocity v in positive x direction. If two events are simultaneous in frame s, then the same two events are simultaneous in s dash also. No, आर नॉट साइमल्टेनियस इन एस डैश। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो अगर हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम है, सपोज ये है फ्रेम एस एक्स वाई एंड जेड, और ये है फ्रेम एस डैश एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v अलोंग एक्स डायरेक्शन। सपोज यहाँ पर दो इवेंट्स हैं, ये हो गया इवेंट E1 और ये हो गया इवेंट E2। लेट से ये दोनों इवेंट फ्रेम एस में साइमल्टेनियस हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फ्रेम एस अगर E1 का टाइम है T1, E2 का टाइम है T2, तो दोनों इवेंट यहाँ पर साइमल्टेनियस होंगे कब, जब T1 इक्वल टू T2 हो जाए, राइट। दोनों सेम टाइम पे हों तो दोनों इवेंट फ्रेम एस में साइमल्टेनियस हैं, लेकिन फ्रेम एस डैश में दोनों इवेंट साइमल्टेनियस नहीं होंगे, राइट। अगर E1 का टाइम है T1 डैश, E2 का टाइम है T2 डैश, देन T1 डैश इज नॉट इक्वल टू T2 डैश। ओके, दो इवेंट अगर फ्रेम एस में साइमल्टेनियस हैं तो फ्रेम एस डैश में वो साइमल्टेनियस नहीं हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो एब्सोल्यूट का मतलब है सभी फ्रेम्स के लिए सेम। तो ऑप्शन ए है टाइम। तो टाइम सभी फ्रेम के लिए सेम नहीं होगा। टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट पे हमने डिस्कस किया। तो टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज रिलेटिव, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। लेंथ एंड वॉल्यूम, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हमने डिस्कस किया लेंथ भी एब्सोल्यूट नहीं है, डिफरेंट फ्रेम के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो अगर लेंथ एब्सोल्यूट नहीं है तो वॉल्यूम भी एब्सोल्यूट नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी साइमल्टेनिटी, तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया साइमल्टेनिटी भी एब्सोल्यूट नहीं होगी।
दो इवेंट अगर किसी फ्रेम में साइमल्टेनियस हैं, एक साथ हो रहे हैं, तो हो सकता है किसी दूसरे इवेंट में वो साइमल्टेनियस ना हो, राइट। तो साइमल्टेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज रिलेटिव, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। Let events E1 and E2 occurs at origin and 6e, 0, 0 at times t1 equal to 0 and t2 equal to 2 second respectively in inertial frame S, then the velocity of inertial frame relative to S in which events are simultaneous. तो फ्रेम S में दो इवेंट्स गिवन है E1 and E2. E1 is occurring at origin, E2 is occurring at 6e, 0, 0. E1 का टाइमिंग है t1 इक्वल टू 0, E2 का टाइमिंग है t2 इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। तो यहां से क्लियर है कि फ्रेम S में दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस नहीं है, राइट। एक t इक्वल टू 0 सेकेंड पर हो रहा है, दूसरा t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो हमें उस इनर्शियल फ्रेम की वेलोसिटी निकालना है जिस इनर्शियल फ्रेम में ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस हो, राइट। सो लेट्स से इवेंट E1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे ओरिजिन, दैट इज 0, 0, 0, 0, 0, 0, इसका टाइमिंग है t1 0 सेकेंड। और इवेंट E2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 6e, 0 एंड 0, इसका टाइमिंग है t2 इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये हमने फ्रेम S में दोनों इवेंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे। फ्रेम S डैश में सपोज E1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 डैश, y1 डैश, z1 डैश, इसका टाइमिंग है t1 डैश। और इवेंट 2 के कोऑर्डिनेट्स x2 डैश, y2 डैश एंड z2 डैश, इसका टाइमिंग है t2, राइट। नाउ फ्रेम S डैश में दोनों इवेंट साइमल्टेनियस होंगे, दैट मीन्स t1 डैश इक्वल्स टू t2 डैश, राइट, यहाँ डैश आएगा। तो t1 डैश इक्वल्स टू t2 डैश को सॉल्व करेंगे और वेलोसिटी भी निकालना है। नाउ t1 डैश फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का फोर्थ इक्वेशन यूज करेंगे। t1 डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ t1 माइनस v x1 बाय सी स्क्वायर। अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, अल्फा क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये हो गया t1 डैश। सो अल्फा सेम है, t1 की वैल्यू गिवन है 0, तो यहाँ पर आएगा 0 माइनस x1 दैट इज दिस, x1 इज ऑल्सो 0, तो यहाँ पर भी आएगा 0, राइट। तो t1 डैश आ जाएगा 0। अब t2 डैश निकालेंगे, t2 डैश इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ t2 माइनस vx2 अपॉन सी स्क्वायर। तो अल्फा एज इट इज एंड t2 गिवन है 2 सेकेंड्स, 2 आ जाएगा माइनस v फाइंड आउट करना है, और x2, तो ये कोऑर्डिनेट है x2, तो यहां पर आ जाएगा 6c अपॉन सी स्क्वायर। नाउ c एंड c कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ 2 माइनस v 6 बाई सी। फ्रेम S डैश में दोनों इवेंट साइमल्टेनियस हैं, दैट मीन्स t1 डैश इक्वल्स टू t2 डैश, दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे। सो दैट मीन्स अल्फा टाइम्स ऑफ 2 माइनस v 6 बाई सी इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा अल्फा इस तरफ होगा 0 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू v 6 बाई सी, राइट। तो यहां से आ जाएगा v इक्वल्स टू 2c अपॉन 6, दैट इज v इक्वल्स टू c बाई 3, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आ जाएगा ऑप्शन सी। लेट इवेंट्स E1 and E2 occurs at origin and c by 4, 0, 0 at times t1 equals to 0 and t2 equals to 3 second respectively in inertial frame S. Then the velocity of inertial frame relative to S in which the events occur at the same point. तो यहां पर फ्रेम S में दो इवेंट्स गिवन है E1 and E2 and E1 is occurring at origin, E2 is occurring at this point. E1 का टाइमिंग है 0 सेकेंड, E2 का टाइमिंग है 3 सेकेंड। तो यहां पर क्लियर है फ्रेम S में दोनों इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है, ये 0 सेकेंड पर है और ये 3 सेकेंड पर है। तो हमें उस इनर्शियल फ्रेम का वेलोसिटी निकालना है जिसमें ये दोनों इवेंट सेम पॉइंट पर हों, राइट। पिछले क्वेश्चन में दोनों इवेंट सेम टाइम पर थे, लेकिन यहां पर दोनों इवेंट सेम पॉइंट पर हों। नाउ फ्रेम S में E1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0 एंड 0, और इसका टाइमिंग है 0 सेकेंड। E2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे c बाई 4, 0, 0, और इसका टाइमिंग है 3 सेकेंड।
तो ये हमने फ्रेम एस के लिए लिखा, ऐसे फ्रेम एस डैश के लिए लिखेंगे। तो सपोज E1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 डैश, y1 डैश, z1 डैश, और इसका टाइमिंग हो जाएगा t1 डैश। E2 के कोऑर्डिनेट्स x2 डैश, y2 डैश, z2 डैश, इसका टाइमिंग है t2 डैश। अब अगर ये दोनों इवेंट सेम पॉइंट पर होंगे, दैट मीन्स ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे। दैट मीन्स x1 डैश इक्वल्स टू x2 डैश, y1 डैश इक्वल्स टू y2 डैश एंड z1 डैश इक्वल्स टू z2 डैश। तो ये तीन इक्वेशंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है और c की वैल्यू निकालना है, राइट। तो यहाँ पर जो y1 डैश है वो भी जीरो होगा क्योंकि y1 जीरो है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एंड z1 डैश है वो भी जीरो होगा बिकॉज z1 इज जीरो, एंड सिमिलरली y2 डैश एंड z2 डैश भी जीरो होंगे, राइट। तो ये चारों क्वांटिटी जीरो होंगी, तो दो इक्वेशंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वेलोसिटी भी फाइंड आउट करेंगे। सो x1 डैश क्या होगा, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, x1 डैश इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ x1 माइनस vt1, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। अल्फा एज इट इज होगा और x1 जीरो है यहाँ पर और t1 भी जीरो है, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, सो x1 डैश आ जाएगा जीरो। नाउ x2 डैश निकालते हैं, सो अल्फा टाइम्स ऑफ x2 माइनस vt2, अल्फा एज इट इज होगा एंड x2 है यहाँ पर c/4 माइनस v एंड t2 है यहाँ पर 3 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 3। नाउ x1 डैश इक्वल्स टू x2 डैश, दोनों को इक्वेट करना है तो ये जीरो है, दैट मीन्स अल्फा टाइम्स ऑफ c/4 माइनस 3v इक्वल टू जीरो। अल्फा इस तरफ शिफ्ट होगा, जीरो हो जाएगा, तो 3v इक्वल्स टू हो जाएगा c/4, सो v इक्वल्स टू हो जाएगा c/12। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ये हमने डिस्कस किया कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन एंड रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, टेंसर्स एंड स्पेस टाइम स्ट्रक्चर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।